हेलो बच्चों, अगले दिन हम पढ़े थे अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित और चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले दिन कहे थे कि ये अगर कोई प्लेट है वो अचालक प्लेट हो, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लें, तो इस चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये चादर या प्लेट धन आवेशित हो तो तीव्रता की दिशा दूर की ओर होगी, और यदि ये चालक प्लेट ऋण आवेशित हो, ऐसे ये ऋण आवेशित प्लेट हो, तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन इसकी दिशा चादर की ओर होती है। तो धन और ऋण आवेशित जो चालक प्लेटें हैं, अचालक प्लेटें हैं, इनके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 धन आवेशित प्लेट के लिए दूर की ओर और ऋण आवेशित प्लेट के लिए उस प्लेट की ओर होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हम कहते हैं सिग्मा को Q/A, यानी यदि ये कोई प्लेट मान ली जाए जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A और उस पर वितरित आवेश की मात्रा Q, तो सिग्मा का मान Q/A भी लिखा जा सकता है। और यदि ऐसे लिख लें तो E का मान हम चाहें तो Q/2 एप्सिलॉन 0E ऐसा भी फार्मूला हो सकता है। यदि ये कोई प्लेट हो, इस प्लेट का क्षेत्रफल दिया रहेगा और उस पर वितरित आवेश की मात्रा दी रहेगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। आज कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, बस ये जो सूत्र हैं इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके और हम कुछ रिजल्ट, नए रिजल्ट कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर आज जो हमने एक हेडिंग बना लिया, इस हेडिंग में दो अचालक प्लेटें हैं। कैसी कैसी प्लेटें हैं? समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेटें। एक प्लेट हम ऐसे मान लिए, ये वाली मान लिए ऐसे, एक प्लेट ऐसे अनंत विस्तार की, और दूसरी प्लेट यहाँ पर हो गई। ये दो प्लेट हो गई जो एक दूसरे के आमने सामने निकट और समांतर रखी हैं। पृष्ठ घनत्व इन पर आवेश का समान है, सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा यहाँ भी है, लेकिन ये प्लेटें धन और ऋण आवेशित हैं। एक प्लेट पर धन आवेश समान रूप में वितरित है, यहाँ पर धन आवेश हो गया इस प्लेट पर। जितनी मात्रा एक प्लेट पर धन आवेश की है, ठीक उतनी ही मात्रा दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश की है। तो ये समान पृष्ठ घनत्व वाली दो अचालक प्लेटें हो गई जो आमने सामने परस्पर समांतर रखी हैं कुछ दूरी पर। तो जानना चाहते हैं कि ये समान पृष्ठ घनत्व वाली ये दोनों धन और ऋण आवेशित प्लेटें जो आपस में समांतर रखी हैं, इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच का जो स्थान है, ये दोनों प्लेटें बिल्कुल इस तरह से रखी हैं, आमने सामने ऐसे रखी हैं। प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। इनके बीच में जो ये स्थान है, इस बीच के स्थान में, बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं, इसके बीच में कहीं भी किसी स्थान पर, तो इन प्लेटों के बीच में कोई स्थान यदि हम ले लें P, तो जानना चाहेंगे कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और प्लेटों के बाहर, बाहर का मतलब हम यहाँ दाहिनी ओर भी ले सकते हैं, बाईं ओर ले सकते हैं। तो यहाँ बाईं ओर ले सकते हैं, यहाँ दाहिनी ओर Q बिंदु पर जानना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। या यहाँ भी अगर ये बाहर का बिंदु R है तो P, Q, R इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु दोनों प्लेटों के बीच में है और Q और R बाहर स्थित है प्लेटों के, तो जानना चाहते हैं कि इनके बीच में या यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिल्कुल जो डेरिवेशन किए हैं बिल्कुल उसी की तरह से। तो ये पहली वाली प्लेट है, फर्स्ट है, और इसका नाम हमने सेकेंड रख लिया। दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा के बराबर है। तो जो पढ़े हैं उसका प्रयोग करें। तो एक ये जो धन आवेशित प्लेट है, पहली वाली प्लेट धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कैसे? प्लेट 1 के कारण
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अभी बताए कि धन वाली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। धन आवेशित प्लेट है तो दिशा इसकी दूर की ओर, प्लेट 1 से दूर अर्थात E1 इस दिशा में। किस दिशा में? तो कहेंगे प्लेट 1 से दूर, ऐसे। अब बिल्कुल इसी तरह से प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E2, और E2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? E2 का मान क्या आएगा? बिल्कुल वही मान, ऋण आवेशित प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला वही है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। चूंकि ये ऋण आवेशित प्लेट है तो ऋण आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस प्लेट की ओर ही होती है, अर्थात E2 की दिशा उसी दिशा में आएगी, E2 ऐसे, यानी किस दिशा में? प्लेट 2 की ओर, ऐसे। अब देख रहे हैं कि दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 E2 हमें प्राप्त हो गया है, दोनों एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता है E बराबर E1 प्लस E2, वेक्टर के रूप में है, एक ही दिशा में है तो इसलिए परिणामी तीव्रता उन दोनों के योग के बराबर ही आएगी, तो E1 प्लस E2, वैल्यू रख देंगे E1 और E2 की, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, परिणामी तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इन दोनों को जोड़ दिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया? हमने ये प्राप्त किया कि जो अचालक प्लेटें धन और ऋण आवेशित एक दूसरे के समांतर आमने सामने कुछ दूरी पर रखी हैं, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, अगर सिग्मा का मान Q बटे A रखा जाए तो E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0, ये आ सकता है Q अपान A एप्सिलॉन 0। बहुत उपयोगी ये सूत्र है, आगे संधारित्र वाले चैप्टर में इसका भी हम इसका प्रयोग करते रहेंगे, बार बार ये वहाँ पर बहुत उपयोगी ये सूत्र रहेगा, वहाँ पर बहुत ये काम करेगा। तो हम प्राप्त कर लिए कि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपान A एप्सिलॉन 0 या सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है। इसमें कोई दूरी नहीं है, इस फार्मूले में इससे पता चलता है कि इन प्लेटों के बीच में सर्वत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उसकी वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या Q अपान A एप्सिलॉन 0 होगा, और उसकी दिशा किधर होगी? तो परिणामी दिशा ये आई है, यानी धन से ऋण प्लेट की ओर इसकी दिशा होगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, हमने निकाल लिया प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, दिशा उसकी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। अब हम Q बिंदु पर जानना चाहते हैं, तो Q बिंदु पर जानना चाहते हैं तो पहले प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब प्लेट 1 के कारण निकालते हैं तो ये ध्यान में रखेंगे, दिमाग में अपने रखेंगे कि ये प्लेट 2 यहाँ पर अनुपस्थित है, केवल प्लेट 1 के प्रभाव से Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ऐसा सुने, ऐसा समझें कि ये प्लेट 2 यहाँ पर अनुपस्थित है। अगर ये प्लेट नहीं होती, केवल प्लेट 1 होती, तो इस प्लेट 1 के कारण Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? बिल्कुल इसी तरह से प्लेट 1 के कारण बिंदु P की जगह पर अब क्या निकालेंगे? Q।
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आएगा सिग्मा अपान इस प्लेट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लेट 1 से दूर। इसी तरह से ये E1 आ गया। तो प्लेट 1 के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब हम प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब मानेंगे प्लेट 1 यहाँ पर अनुपस्थित है, तो प्लेट 2 के कारण निकालेंगे। ऋण आवेशित प्लेट है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? प्लेट 2 के कारण बिंदु P के बजाय अब यहाँ पर Q हो गया। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ही होगी और उसकी दिशा किधर होगी? वैल्यू वही होगी, दिशा उसकी किधर होगी? प्लेट 2 की ओर, यानी इधर की ओर। ऐसे हमने E1 और E2 का मान निकाल लिया। अब हम बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहते हैं। परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो देख रहे हैं कि E1 और E2 ये दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम हैं, लेकिन दिशाएं इनकी अपोजिट हैं। इसलिए परिणामी तीव्रता बड़े में से छोटे को घटाते हैं, दोनों बराबर ही है, तो परिणामी तीव्रता यहाँ पर क्या जाएगी? 0। यानी यहाँ पर परिणामी तीव्रता की वैल्यू E बराबर 0। अर्थात इन प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यहाँ पर कोई आवेश को रख देंगे इसके बाहर तो वह आवेश किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा। ऐसा देख लीजिए। अब बिल्कुल जैसे बाहर के बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, वैसे ही बाहर के बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। इस प्लेट 1 के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर, यानी E1 का मान इधर आ जाएगा, और इस 2 वाले के कारण निकालेंगे E2 का मान इधर आ जाएगा। E1 इधर है, E2 इधर है, परिणामी तीव्रता निकालेंगे 0, यानी चाहे हम बिंदु Q पर तीव्रता निकालें या बिंदु R पर निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? 0। तो हम सिद्ध कर लिए कि प्लेट 1 और प्लेट 2 आपस में समांतर रखी हैं कुछ दूरी पर, तो इन प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या Q अपान A एप्सिलॉन 0 होता है। प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इतनी बातों को हम क्लियर कर लिए। बहुत अच्छा ये फार्मूला रहेगा, आपको यूज में आएगा, काफ़ी इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनेंगे और ये बातें आगे कुछ चैप्टरों में फिर से बार बार इसका हम उपयोग करते रहेंगे। आगे कुछ रिजल्ट और देख लेते हैं। इसमें यदि ये मान लिया जाए कि समान पृष्ठ घनत्व की ये सजातीय प्लेटें हों, सजातीय प्लेटें यानी यहाँ की जो प्लेट है इस प्लेट पर भी धन आवेश ही हो या दोनों प्लेटें आमने सामने रखी जाएं तो एक ही तरह के चिन्ह वाली, ये ऋण हो या भी ऋण हो या दोनों धन हो। ऐसे ये सजातीय प्लेटें हैं जो आमने सामने ऐसे रखी हैं, दोनों पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान बराबर है। ये पहली और दूसरी प्लेटें हैं। अब यहाँ भी जानना चाहते हैं कि इन प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और बाहर के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, ये बिंदु P मान लिए, यहाँ जानना चाहते हैं, यहाँ जानना चाहते हैं और यहाँ जानना चाहते हैं। सूत्र जानते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहेंगे यहाँ पर और समझेंगे। हम प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये धन आवेशित प्लेट है, इसके कारण तीव्रता यहाँ पर इस दिशा में आएगी और उसको E1 से प्रदर्शित कर ले रहे हैं। E1 ऐसे, E1 की वैल्यू कितनी? तो E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ऐसे। अब हम प्लेट 2 के कारण तीव्रता निकालना चाहते हैं बिंदु P पर, तो ये भी धन प्लेट है, तो धन प्लेट के कारण तीव्रता दूर होती इधर आ जाएगी। तो दूसरी वाली प्लेट के कारण यहाँ तीव्रता हम मान लिए E2, इसका मान क्या आएगा? इसका मान भी वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो पूछें कि परिणामी तीव्रता क्या आएगी? E1 में से E2 घटा देंगे, दोनों वैल्यू तो सेम है, इसलिए परिणामी तीव्रता E का मान क्या आया? 0। अर्थात सजातीय अचालक प्लेटों के बीच
जो आपस में समांतर कुछ दूरी पर रखी हों, इनके बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसमें किसी आवेश को रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि F बराबर Q इंटू ई, ई बराबर 0, तो यहाँ पर F बराबर 0, यानी इन प्लेटों के बीच में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह दोनों ऋण आवेशित प्लेटें होती तो इनके बीच में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। अब बाहर के बिंदु Q पर या R पर जानना चाहते हैं, तो Q पर जानना चाहते हैं तो प्लेट 1 के कारण निकालें Q पर, प्लेट 1 के कारण करेंगे तो 2 को अनुपस्थित मानेंगे, तो प्लेट 1 के कारण Q पर निकालेंगे, तीव्रता इधर आएगी E1, मान इसका σ/2 एप्सिलॉन 0 ऐसे। अब प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यह भी धन आवेशित है तो इसके कारण भी E2 उसी दिशा में आएगा। वैल्यू क्या होगी, σ/2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए परिणामी तीव्रता दोनों आपस में जुड़ जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर σ/एप्सिलॉन 0 ऐसे। सजातीय अचालक प्लेटों के बीच में नहीं, बाहर के किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर σ/एप्सिलॉन 0 आएगा, या सिग्मा का मान Q/A तो Q/A एप्सिलॉन 0 आएगा। इसी तरह से प्लेट 1 के कारण यहाँ निकालेंगे, तीव्रता इधर की ओर E1, प्लेट 2 के कारण निकालेंगे वो भी इधर की ओर E2 ऐसे। तो वैल्यू क्या आएगी, परिणामी तीव्रता σ/एप्सिलॉन 0 ऐसे। तो जो कल हम फार्मूला पढ़े थे उसके एप्लीकेशन पर, उसके अनुप्रयोग पर, उसी फार्मूले का प्रयोग करके हमने कुछ रिजल्ट और भी देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी जानना चाहेंगे, एक हेडिंग और जाने यहाँ पर। ये चैप्टर के अंत की बातें ये चल रही हैं कुछ। आवेशित चालक, एक हेडिंग देख लेते हैं फिर। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside of a charged conductor एक यहाँ पर आवेशित चालक की बात करेंगे। अब तक जो प्लेट हम लिए थे वह प्लेट अचालक प्लेट थी। अचालक प्लेट और चालक प्लेट में थोड़ा सा का अंतर है। अचालक प्लेट को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक इस तरह की मोटी सी प्लेट जिसमें कुछ इसकी मोटाई हो, और जब इसको हम आवेश देंगे तो दिया जाने वाला आवेश इसके इस साइड में भी, इस पृष्ठ पर भी फैलेगा, इस पृष्ठ पर फैलेगा, लेकिन इसके अंदर आवेश नहीं रहेगा। जब अंदर आवेश नहीं रहेगा तो उसको हम चालक प्लेट कहेंगे। एक मोटी सी इस तरह इतनी मोटाई की एक प्लेट ले लें और दिया जाने वाला आवेश इसके इस पर हो, लेकिन इसके अंदर आवेश न आए। जब प्लेट के अंदर आवेश नहीं होगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, तो वह प्लेट चालक प्लेट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम एक परिमित लघु मोटाई की, एक कुछ थोड़ी सी मोटाई की एक हम ये प्लेट ले लेंगे जिसके अंदर आवेश नहीं रहेगा, इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर शून्य है। ये इस तरह की एक प्लेट हम ले लिए। जब इस प्लेट को आवेश देंगे तो दिया जाने वाला आवेश
इसके एक पृष्ठ ये मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ ये मान लेते हैं, तो दिया जाने वाला आवेश इसके पृष्ठ 1 पर ऐसे फैल जाएगा, वितरित होगा यहाँ पर और यहाँ पर। इसके पृष्ठ 1 पर और पृष्ठ 2 पर ये समान रूप में वितरित हो जाएगा ऐसे। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक चालक प्लेट है। तो यहां पर समान मात्रा में और यहां पर समान मात्रा में आवेश फैला है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जिस तरह से इसके पहले हम अचालक समतल चादर को पढ़े थे, उसी तरह से ऐसा मान सकते हैं कि ये एक धन आवेशी समतल चादर इधर की ओर है और एक धन आवेशी समतल चादर इधर की ओर है, और दोनों को कुछ मोटाई में कर करके और हमने ऐसे रख दिया। तो एक चादर इधर हो गई धन आवेशी, तो एक चादर इधर हो गई। बीच का जो स्थान है उसमें न कोई आवेश है और न ही कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके अंदर न आवेश है और न कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगी, एक चालक प्लेट बन जाएगी। यानी दो अचालक समतल चादरों को जोड़ करके बीच में कुछ रिक्त स्थान रखते हुए या बीच में हम कुछ मोटाई देते हुए कि उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश 0 हो जाए, उनको रख दें, तो वह दो आवेशित समतल अचालक चादर मिलकर के एक चालक प्लेट का निर्माण कर देंगे। तो इसी के जस्ट आउटसाइड में, इसी के ठीक बाहर कोई बिंदु ले लें, तो उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम मान लिए यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो यहाँ पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही होगा। तो इसके जस्ट आउटसाइड में कोई बिंदु P ले लें और जानना चाहते हैं कि इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, बता दिए कि इस आवेशित चालक प्लेट को दो समतल आवेशित अचालक चादरों के समान मान सकते हैं। तो चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाने, तो चादर 1 धन आवेशित है, धन आवेशित अचालक जो चादर होती है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं और उसका फार्मूला जानते हैं। E1 का मान कितना, अभी प्रयोग किए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दिशा किधर, धन आवेशित चादर से दूर की ओर। E1 का मान ऐसे आया इस तरह। तो ये तो चादर 1 के कारण आया। अब ये दूसरी जो चादर है इसके कारण तीव्रता पढ़ेंगे, तो ये मान लेते हैं कि ये अनुपस्थित होती है, तो इसके कारण जब पढ़ेंगे तो इसे अभी धन आवेशित है, तो इसके कारण तीव्रता E2 बराबर क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। किस दिशाओं में है ये, चादर 1 से दूर, और ये भी लिख सकते हैं चादर 2 से दूर ऐसे। तो E2 भी ऐसे आ गया। अब परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2 बराबर परिमाण में E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, परिणामी तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ऐसे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये डेरिवेशन, और डेरिवेशन तो नहीं कर सकते, ये केवल सूत्र है और ये परीक्षाओं में बार बार आया है। ये लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं चालक और अचालक में। अगर आवेशित अचालक प्लेट रहेगी तो उसके बाहर या उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आएगी, लेकिन वही अचालक की जगह चालक प्लेट हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी। अगर ये धन आवेशित है तो तीव्रता उस प्लेट से दूर की ओर होगी, और ऋण आवेशित है तो तीव्रता उस प्लेट की ओर होती है। इसको देखेंगे आप। अब एक रिजल्ट और आपको बता देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग होता है। पहले ये चैप्टर में था
थ्योरी में था, अब ये थ्योरी में तो नहीं है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है। इस पर 2-4 न्यूमेरिकल आपके किताबों में मिलेंगे, तो इनको आप देखेंगे। मित्तल वाली किताब में तो काफ़ी न्यूमेरिकल इसके हैं, और एनसीईआरटी में भी 2-4 क्वेश्चन इसका बना हुआ है। एक विचार हम कर लेंगे यहाँ पर कि यदि 2 प्लेटें इस तरह से रखी हों जो क्षैतिज हों और आपस में समांतर हों, क्षैतिज और समांतर, एक प्लेट इस तरह से धन आवेशित हो और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित। धन और ऋण आवेशित प्लेटें आपस में समांतर हैं, लेकिन ऐसे रहती हैं तो ऊर्ध्वाधर हैं, लेकिन ये ऐसे हैं तो क्षैतिज हैं। इस तरह से रखें। अब हमें पढ़ना है कि इन प्लेटों के बीच में कोई आवेशित कण संतुलित कैसे रहेगा। आवेशित कण का संतुलन मिलिकन ने एक प्रयोग किया था, और ये मिलिकन के प्रयोग के नाम से ही इस हेडिंग को हम जानते भी हैं। मिलिकन का प्रयोग है ये, मिलिकन का प्रयोग। तेल की एक बूंद पर मिलिकन ने प्रयोग किया। मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग के नाम से इसे जानते हैं। तो ये धन और ऋण आवेशित प्लेट है। इसमें इस प्लेटों के बीच में कोई एक आवेशित कण है। चूंकि आवेशित कण है तो कण पर आवेश भी है और उसका द्रव्यमान भी है। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा वो गुरुत्व बल होगा, उसके भार के कारण आएगा, और आवेश के कारण वैद्युत बल लगेगा। तो द्रव्यमान, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा आवेश बराबर q है, ये मान लिया हम ऐसे। तो द्रव्यमान यम के कारण भार तो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो इस पर भार नीचे की ओर काम करेगा, mg, ऐसे नीचे की ओर इसका भार काम करेगा। अब इसमें द्रव्यमान के कारण इधर की ओर बल लगा। अब यदि हम ये कहें कि आवेश q है और ये आवेश q किस प्रकृति का है, अगर इसकी प्रकृति, आवेश की प्रकृति धन आवेशित होगी या ऋण आवेशित, दो हो सकती है, आवेश दो तरह का होता है, धन या ऋण आवेश होगा। ये 2 प्लेटें हैं, धन प्लेट और ऋण प्लेट। हमने पढ़ लिया कि धन और ऋण प्लेटें आमने सामने समांतर रखी हो तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी, और दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी, ऐसे तीव्रता इधर आएगी। वैल्यू की जरूरत अगर कभी पड़ेगी तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी, नीचे की ओर दिशा होगी। अगर ये प्लेट धन आवेशित होगा तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेश होगा इस पर, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। हम चाहते हैं कि ये बूंद संतुलन की अवस्था में रहे, तो जितना बल mg भार के कारण, उस भार जो द्रव्यमान के कारण जो भार काम किया नीचे mg, जितना बल नीचे काम किया, ठीक यदि उतना बल ऊपर काम कर जाए किसी भी तरह से, तो ये बूंद संतुलन में आ सकती है। तो संतुलन में आने के लिए इस पर बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, और वह बल F का मान, चूंकि आवेश Q के कारण लगने वाला बल Q ही है, ऊपर की ओर लगना चाहिए। ऊपर कब लगेगा? जब इसमें आवेशित कण जो रखा है उसका आवेश कैसा हो। अगर धन आवेश होता तब तो नीचे की ओर वैद्युत बल भी लगता, तो mg और ये Q दोनों बल नीचे की ओर लगते और ये संतुलन में नहीं रह पाती बूंद, ये आवेशित कण ये नीचे की ओर गिर जाता। लेकिन यदि ऋण आवेशित ये कण होगा तो इस पर वैद्युत बल ऊपर लगेगा और ये संतुलन को प्राप्त कर लेगा। संतुलन की दशा में QE का मान mg के बराबर आएगा। Q की प्रकृति कैसी होगी? Q की प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशित होगी, ऋण आवेशित। क्योंकि धन आवेशित रहेगा तो ये संतुलन नहीं बना पाएगा। यहीं पर अगर ये ऋण आवेशित प्लेट हो जाती और ये धन वाली प्लेट हो जाती तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ जाता, तो धन वाली प्लेट ऐसे, ये ऋण आवेशित प्रकृति का ये यहाँ पर आ गया। इसी को हम कर रहे हैं कि ऐसे अगर बना लेते, ये ऋण वाली प्लेट बना देते, ये धन वाली प्लेट बना दे,
ऐसे बना दें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर आ जाएगी। भार तो आवेशित कण का नीचे काम करेगा mg। अब धन आवेशित कण अगर होगा तो उस पर बल तीव्रता की दिशा में काम करता है, तो बल F बराबर QE काम करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो संतुलन के लिए क्या आएगा, QE का मान mg के बराबर, ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर हम यहाँ पर बल लगा करके देख लेंगे। संतुलन के लिए यही आवश्यक होता है कि QE का मान mg के बराबर आए। QE का मान किसके बराबर आना चाहिए संतुलन के लिए, mg के बराबर। संतुलन की दशा में QE का मान mg के बराबर होता है। अगर ये कोई बूंद होती है जिसकी त्रिज्या r होती है, तो द्रव्यमान की जगह पर हम लोग आयतन गुणे घनत्व का प्रयोग करके, और उस बूंद की त्रिज्या पूछा है कुछ क्वेश्चनों में, तो उस बूंद की त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है, ये दो प्लेटें हैं, आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V होगा, बीच की दूरी d होगी, तो E का मान हम लोग V/d का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़ लिए आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मिल्टन का प्रयोग। आज का ये यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं। धन्यवाद। हो गया? हाँ, तो हो भी गया।